नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था पर वीडियो बनाई जाए, तो आइए गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था पर हम बातचीत करेंगे आज। और आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो नोट्स के साथ है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। सॉरी मित्रों, इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, हमेशा की तरह आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं अपील करूंगा कि आपको जिस विषय पर वीडियो चाहिए, किसी भी इतिहास में, भारत के इतिहास पे, यूरोप के इतिहास पे, अमेरिका के इतिहास पे, विश्व इतिहास पे और रिसर्च मेथोलॉजी पे, हिस्टोरियोग्राफी पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। फिलहाल आइए गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर हम बातचीत करते हैं। मित्रों, बहुत सारे राजवंशों की प्रशासनिक व्यवस्था आप पढ़ते हैं और आप ये देखते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर, तो कुछ चीज़ें तो एक समान होती हैं। जैसे जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं उनमें आप देखते हैं एक केंद्रीय शासन होता है, प्रांतीय शासन होता है, और साथ ही साथ नगर प्रशासन है, ग्राम प्रशासन है। तो ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि कुछ उनमें अंतर भी होता है। अब जैसे आप मौर्यकालीन प्रशासन के ऊपर बातचीत करें तो आप देखेंगे वो बहुत ही केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके ऊपर भी जल्दी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, उस पर बातचीत करेंगे। और यहाँ अगर आप गुप्त काल में देखें तो गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई थी, और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि गुप्त काल का जो पतन हुआ उसका एक कारण ये भी था कि बहुत सारे जो प्रांतपति थे, बहुत सारे जो क्षेत्रीय अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने अपना एक प्रभाव क्षेत्र कायम कर लिया था जब कमज़ोर गुप्त शासक आए बाद के दिनों में। तो मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि गुप्त काल में चतुर्दिक विकास हुआ। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, जिसे कहते हैं चौमुखी विकास हुआ हर क्षेत्र में। इसीलिए उस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और जाहिर है कि जिस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो उस काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी अपने आप में अप्रतिम थी। गुप्तों की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, सम्राट, परमेश्वर, परम भट्टारक, चक्रवर्तिन जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। प्राचीन काल में साम्राज्य का एक दर्शन होता था, साम्राज्यवाद, यानी कि कोई भी शासक होता था वो ये चाहता था कि वो विशाल साम्राज्य का निर्माण करे। तो गुप्तों ने भी विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। खास करके समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में उसके बारे में जो हमें अभिलेख मिलता है, लेख मिलता है हर्षण का, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त में उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक अपनी विजय पताका फहराई थी। तो साम्राज्यवाद के दर्शन का उसने पूरी तरह से पालन किया था। लेकिन आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि वास्तविकता में ये साम्राज्यवाद जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में तो था ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में ये साम्राज्यवाद व्याप्त हो गया। तो केवल राजनीति के लिए ही, राजनीतिक व्यवस्था के लिए या राजनीतिक ताकत के लिए ही गुप्त काल नहीं जाना जाता, बल्कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुए विकास के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, आइए हम पहले केंद्रीय प्रशासन की बातचीत करते हैं।
गुप्त काल में जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय प्रशासन में राजा जो होता है वो राज्य का मुखिया होता है, तो गुप्त काल में भी राजा ही राज्य का मुखिया होता था। उसके अधिकार असीमित थे, यानी कि जितनी भी शक्तियाँ थीं, वो चाहे कार्यपालिका की शक्तियाँ थीं, चाहे वो न्यायपालिका की शक्तियाँ थीं, विधायिका की शक्तियाँ थीं, वो सब उसी के अधीन होती थी। वही राज्य का सबसे बड़ा सेनापति भी होता था, वही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन की सारी शक्तियाँ जो हैं वो उसके अंदर निहित थी, इसलिए उसके अधिकार असीमित थे। प्राय राजकुमारों को प्रांतों का गवर्नर बनाया जाता था। गुप्त काल में जो रानियाँ होती थीं उनके बारे में भी जो हमें जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार वो काफ़ी विदुषी होती थी। दैवी अधिकार के सिद्धांत का प्रचलन था, अर्थात राजा में देवताओं की छवि देखी जाती थी तथा राजा को देवतुल्य मानने की प्रथा इस काल में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। राजा आमात्यों के परामर्श से काम करता था, यद्यपि वो उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य न था, यानी कि वो आमात्यों से सलाह मशविरा तो करता था, लेकिन कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने के लिए वो जैसी इच्छा होती थी उसकी, कहने का मतलब यह है कि वैसा ही वो निर्णय ले सकता था स्वतंत्र रूप से। वो मंत्रियों के परामर्श को, आमात्यों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक सलाहकार के रूप में काम करते थे। लेकिन अक्सर व्यवहार में ये देखा गया है कि जो राजा होते थे वो राजा मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा नहीं करते थे, क्योंकि जो मंत्री होते थे वो बहुत ही बुद्धिमान होते थे, बहुत ही विद्वान होते थे और बहुत अच्छे लोगों को चुन करके इन पदों पे नियुक्त किया जाता था। यद्यपि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन पद्धति की भांति गुप्त शासन प्रणाली में कोई लोकसभा नहीं थी, तथापि गुप्त शासक आम जनता को अपनी बात कहने का पूरा अवसर प्रदान करते थे। जैसे आप देखते हैं कि आधुनिक काल में लोकसभा होती है, लोकसभा में आम जनता तो नहीं जाती, लेकिन आम जनता के प्रतिनिधि जाते हैं और जनता की जो समस्याएं होती हैं उसको लोकसभा में उठाते थे। तो गुप्त काल में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी जनता को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया जाता था। ग्राम पंचायतों, नगर सभाओं तथा व्यापारिक श्रेणियों को भी शासन संबंधी कार्यों के अधिकार प्राप्त थे। संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होने के बावजूद राजा निरंकुशता का व्यवहार नहीं करता था, यानी कि गुप्त काल में जो प्रजा थी वो प्रजा को निरंकुश शासकों के द्वारा जो अत्याचार वगैरह किए जाते थे, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि निरंकुश शासक जो है बड़े अत्याचारी होते थे, वो प्रजा का शोषण करते थे। तो उस तरह के निरंकुश शासक नहीं थे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो शासक थे वो इनलाइटेंड डेस्पॉट्स थे, यानी कि प्रबुद्ध निरंकुश शासक हम इन्हें कह सकते हैं। और वो निरंकुशता तो उनमें थी, लेकिन निरंकुशता वो प्रजा के समक्ष प्रदर्शित नहीं करते थे। जो काम करते थे वो प्रजा की भलाई के लिए करते थे, लोक कल्याण के लिए बहुत सारा काम करते थे। तो इसलिए उनका जो निरंकुश व्यवहार होता था वो प्रजा को महसूस नहीं होता था। मित्रों, अगर गुप्त काल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का हम अध्ययन करें, और भी जो दूसरे स्रोत हमें उपलब्ध हैं, हमारे पास पुराण हैं, हमारे पास स्मृति ग्रंथ हैं, हमारे पास सिक्के हैं उस काल के, हमारे पास साहित्यिक कृतियाँ हैं, हमारे पास विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, तो बहुत सारे हमारे पास सोर्स हैं। उन सोर्सेस के ऊपर भी एक वीडियो अलग से मैं गुप्तकालीन स्रोतों के ऊपर बनाऊंगा। तो गुप्त काल के जो स्मृति ग्रंथ हैं और गुप्त काल के जो अभिलेख हैं उनमें इस बात पे स्पष्ट रूप से बल दिया गया है कि एक श्रेष्ठ राजा को लोक कल्याण के कार्यों द्वारा जनता की शुभकामनाएं अर्जित करनी चाहिए। फाहियान आदि के विवरणों से भी पता चलता है कि आम जनता काफ़ी सुखी थी, दंड व्यवस्था बड़ी उदार थी, अधिकतर अर्थदंड ही लगाया जाता था, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग आजकल जुर्माना कहते हैं। तो अर्थदंड लगाया जाता था, जुर्माना लगाया जाता था। प्राण दंड
विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता था, यानी कि अपराध अगर बहुत गंभीर है, जैसे देशद्रोह वगैरह का मामला है या और भी कोई बहुत गंभीर अपराध है, तभी विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड या प्राणदंड दिया जाता था। राज कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन मिलता था और राज्य कर्मचारियों को यह ताकीद की जाती थी, उन्हें यह आदेश दिया जाता था कि वो जनता की सहायता करें, न कि उनका शोषण करें। तो इस तरह के उदाहरण हमें जो उस काल के गुप्त काल के जो ग्रंथ हैं, जो साहित्यिक कृतियाँ हैं और जो नीति ग्रंथ हैं, उन सब में हमें इस तरह की बात मिलती है। जो स्मृति ग्रंथ हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में एक तरह से कहा जाए तो जो स्मृति ग्रंथ हैं वो कानून की किताबें हैं, तो उनमें सलाह दी गई है, शासकों को सलाह दी गई है कि वो प्रजा के साथ किस तरह का व्यवहार करें, और प्रजा को भी सलाह दी गई है कि वो राजा के साथ किस तरह का व्यवहार करें। तो इस तरह से राज कर्मचारी जो है वो जनता का शोषण नहीं करते थे गुप्त काल में। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्रि परिषद की व्यवस्था की गई थी, जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की थी कि अमात्यों की सलाह से शासक काम करता था। तो मंत्रियों का पद वंशानुगत होता था, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो समयानुसार एक ही पदाधिकारी एक से अधिक विभागों का कार्य संचालन करता था। उदाहरण के लिए हरिशेन को ले लीजिए आप। हरिशेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में 3 पदों पर आसीन था। वह अंतर्राष्ट्रीय मंत्री भी था, परराष्ट्र मंत्री जिसे आप कह सकते हैं, सांधि विग्रहिक के पद पे भी कार्यरत था वो, कुमार अमात्य के पद पे भी था और न्यायकर्ता का पद भी जो है वो सुशोभित करता था। मंत्रीगण बड़े कुशल होते थे, योग्य होते थे और कुशाग्र बुद्धि वाले विद्वान हुआ करते थे। तो इस तरह से जो अधिकारी थे केंद्रीय शासन के, वो बड़े ही कर्मठ होते थे, बड़े ही विद्वान होते थे और अपना काम बड़ी निष्ठा के साथ और बड़ी लगन के साथ किया करते थे। केंद्रीय शासन प्रणाली का कोई विस्तृत उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया गया है, किंतु कुछ प्रधान कर्मचारियों का उल्लेख अवश्य मिलता है। सम्राट के बाद दूसरे नंबर पे आप कह लीजिए सबसे उच्च स्थान युवराज का था। सम्राट प्रायः अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अर्थात युवराज की घोषणा अपने जीवन काल में ही कर देते थे। मंत्री नागरिक शासन का अध्यक्ष होता था। बहुत सारे पद थे जिनका उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जैसे महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत शब्द का प्रयोग मुख्य सेनापति के लिए किया जाता था। कमांडर इन चीफ होता था जो सेनाओं का सेनापति। इसी तरह से महादंड नायक था। महादंड नायक जो है वो न्याय का काम देखता था। इसी तरह से महाप्रतिहार था। महाप्रतिहार का काम ये था कि राजा का जो आवासीय महल होता था उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वगैरह होती थी वो महाप्रतिहार की होती थी। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो सिक्योरिटी चीफ होता था राजा का। तो ये सब उच्च पदाधिकारी थे और इनका स्थान बड़ा ऊंचा था। महाबलाधिकृत के अधीन कुछ अन्य विभाग आते थे, जैसे महाश्वपति, भटाश्वपति, महाफीलपति आदि। तो महाश्वपति जो होता था वो घुड़सवार सेना का अध्यक्ष होता था। भटाश्वपति जो होता था पैदल सेना का अध्यक्ष होता था। इसी तरह से महाफीलपति जो है गज सेना या हाथियों की सेना का अध्यक्ष होता था। महासांधि विग्रहिक परराष्ट्र मंत्री होता था। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी था। तथा एक और पद जो हम सुनते हैं वह था विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक जो होता था वो कानून व्यवस्था का संस्थापक होता था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये अधिकारी उत्तरदायी होता था। आइए मित्रों, अब हम प्रांतीय शासन की बात करें। अक्सर आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े केंद्रीकृत राज्य होते हैं वो राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों में बटे हुए थे। तो गुप्त साम्राज्य भी शासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसके लिए प्रांतों को देश अथवा भुक्ति कहा जाता था। तो प्रांतों के लिए देश अथवा भुक्ति शब्द का प्रयोग होता था।
प्रांतीय शासकों जिन्हें गोपत्री कहा जाता था, गोपत्री अर्थात प्रांतपति, तो इनकी नियुक्ति सम्राट करता था, जो अपनी भुक्ति अथवा अपने देश में कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासक अधिकांशतः राजकुल से संबंधित होते थे। प्रांतीय शासन का ढांचा जो था वो भी केंद्रीय शासन जैसा होता था। अब जैसे वहाँ केंद्रीय शासन में महाबलाधिकृत होता था तो यहाँ बलाधिकृत होते थे, वहाँ महाप्रतिहार होते थे तो यहाँ प्रतिहार होते थे। उसी तरह से वहाँ महादंड नायक थे तो यहाँ दंड नायक थे। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय शासन जैसा ही जैसी ही मतलब जो पदाधिकारी होते थे वो प्रांतीय शासन में भी देखने को मिलते थे। तो इस तरह से प्रांतीय शासन का ढांचा भी केंद्रीय शासन जैसा ही होता था। अब प्रांत जो होते थे वो जिलों में विभाजित थे और जिन्हें विषय कहा जाता था, जिलों को विषय कहा जाता था, और जिनके प्रधान अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। तो विषय अर्थात जिला, और जैसे आजकल जिलाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उस समय जो जिले का अधिकारी होता था प्रधान, गुप्त काल में उसको विषयपति कहते थे, जिले को विषय कहते थे। इनकी नियुक्ति बहुधा गोपत्री यथा प्रांतपति ही करता था, कभी कभी सम्राट भी इनकी नियुक्ति करता था। विषयपति का प्रधान कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था। अधिष्ठान अर्थात विषयपति का कार्यालय, जैसे आजकल आप लोग कहते हैं कलेक्टरी कहते हैं ना, डीएम का ऑफिस है, तो उसी तरह से गुप्त काल में वो अधिष्ठान कहलाता था। हमें बहुत सारे ताम्रपत्र इत्यादि गुप्त काल से मिले हैं। अब इनमें दामोदरपुर के ताम्रपत्र में हम ये देखते हैं विषय शासन के संबंध में हमें सूचना मिलती है। उन दामोदरपुर के ताम्रपत्रों से हमें विषय शासन के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। इनमें विषयपति को सहायता देने वाले बहुत सारे अधिकारियों का उल्लेख है। तो विषयपति के जो सहायक थे वो नगर श्रेष्ठी, जैसे नगर श्रेष्ठी अर्थात नगर सेठ। देखिए श्रेष्ठी शब्द जो है उसी से सेठ शब्द बना हुआ है, उसी का अपभ्रंश है सेठ। पहले प्राचीन काल में व्यापारिक श्रेणियाँ होती थी। श्रेणियाँ जो होती थी वो प्रायः जितने भी व्यवसाय थे, हर व्यवसाय की अपनी एक श्रेणी होती थी और उसका एक अपना प्रधान होता था। श्रेणी व्यवस्था के ऊपर भी कभी एक वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगा जिससे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो। तो नगर श्रेष्ठी विषयपति का सहायक था जो नगर सेठ होता था। इसी तरह से सार्थवाह था। सार्थवाह जो है वो नगर का प्रमुख व्यवसायी होता था, अथवा आप कह सकते हैं कि वो व्यापार संघ का प्रधान होता था। इसी तरह से प्रथम कुलिक था। प्रथम कुलिक अर्थात प्रधान शिल्पी अथवा शिल्पी संघ का प्रधान। तो तरह तरह के हमें गुप्तकालीन ग्रंथों में नाना प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। बहुत तरह तरह के शिल्पी होते थे जो कि अलग अलग व्यवसायों में लिप्त थे। इसी तरह से प्रथम कायस्थ था। प्रथम कायस्थ जो है उसको प्रधान लेखक आप कह सकते हैं। पुस्तपाल जो होता था वो संग्रहाधिकारी था। तो इस तरह से अनेक अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी गुप्त काल में मिलती है। विषय के ये शासनाधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते थे और शासन के संबंध में विषयपति अर्थात जो जिले का अधिकारी था वो इनसे सलाह लेता था, इनसे परामर्श लेता था, इनके परामर्श के अनुसार वो कार्य करता था। गुप्त काल तक हम ये देखते हैं कि बहुत सारे नगरों की व्यवस्था हो चुकी थी। नगर जैसा कि आपको पता ही है कि नगर गाँव से भिन्न होते हैं। नगर गाँव से भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि नगरों में जो सुख सुविधा होती है वो गाँव में नहीं होती। और नगर वास्तव में अगर देखा जाए तो व्यापार वाणिज्य के केंद्र होते हैं। बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो नगरों में होती हैं, तो इसलिए नगरों का प्रशासन बड़ा महत्वपूर्ण होता था।
तो गुप्त काल में नगर प्रशासन की व्यवस्था भी थी। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि के विषयों पर समुचित शासन हेतु मुख्य नगर में एक सभा होती थी जिसका अध्यक्ष नगरपति कहलाता था। नगरपति के लिए गुप्त काल में हमें डांगिक शब्द का प्रयोग मिलता है। नगरपति के लिए डांगिक शब्द का प्रयोग हुआ है। नगर निवासियों तथा व्यापारियों से कर वसूल करके डांगिक उनके हित के कार्यों पर व्यय करता था, अर्थात आम जनता के हित के लिए जो उपयोगी बातें होती थी, जो उपयोगी काम होते थे, तो उन कामों को डांगिक करता था। आम जनता से कर वसूल करके उन्हीं के ऊपर खर्च करता था। तो इस तरह की व्यवस्था नगर प्रशासन में थी। इसके बाद मित्रों, ग्राम प्रशासन की बात हम करते हैं। ग्राम प्रशासन, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम के मुखिया को ग्राम सेवक, ग्रामाध्यक्ष अथवा ग्रामिक कहा जाता था। एक ग्राम सभा भी थी जिसमें कोई राज कर्मचारी नहीं होता था। यह ग्राम सभा ग्राम की सुरक्षा का ध्यान रखती थी, ग्रामवासियों के मुकदमों का निर्णय करती थी, कर वसूल करती थी और कर वसूल करके राजकोष में जमा करती थी और ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य करती थी। ग्राम सभा के सदस्यों के लिए महत्तर शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात जो ग्राम सभा के सदस्य थे उन्हें महत्तर कहा जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्राम सभा अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। गांव वाले जो अपने मामले थे वो गांव में ही अक्सर निपटा लेते थे। बहुत सारे मामले गांव में ही निपट जाते थे और जिन मामलों का निपटारा नहीं होता था, जो ज़्यादा जटिल होते थे, ऐसे मामले ही ऊपर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जाया करते थे। अब कस्बों की बात अगर हम करें तो हमें छोटे छोटे कुछ गुप्त काल में कस्बों की भी जानकारी मिलती है, जिन्हें पुर कहा जाता था। और पुर जो है वो आज भी आप देखिए तो बहुत सारे हमारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके नाम में पुर लगा है, जैसे जौनपुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर। तो पुर का मतलब क्या होता है? पुर का मतलब जो है, अब आजकल तो नगर है, लेकिन पुर जो है वो कस्बे हुआ करते थे। और कस्बों का प्रशासन जो होता था वो पुरपाल के अधीन था तथा नगर समितियां उनके कार्य में सहायता प्रदान करती थी। गुप्त काल में प्रायः अफसरों का वेतन भूमि अनुदानों के रूप में दिया जाता था, परंतु सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। देखिए, ये अगर आप मौर्य काल से तुलना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मौर्य काल में नकद वेतन दिया जाता था। जिससे आप पढ़ते हैं मौर्य काल में समाहर्ता, सन्निधाता इत्यादि जो पद थे उनका वेतन 24,000 पौंड या 48,000 पौंड इस तरह से हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेतन जो है वो अफसरों को भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। यही कारण है कि आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ, वो सामंतवादी व्यवस्था का उदय इन्हीं भूमि अनुदानों के कारण हुआ। और ये भूमि अनुदान तरह तरह से, जैसे अग्रहार दान दिया जाता था ब्राह्मणों को, जो टैक्स फ्री लैंड दिया जाता। सातवाहनों ने भी अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी। गुप्तों ने भी भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की, जिससे आगे हम देखते हैं कि पूरा जो प्रशासन का जो सिस्टम था वही बदल गया आगे चल करके। लेकिन सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। अब हम न्याय प्रशासन की बात करें। देखिए, कोई भी राज्य अपनी न्याय व्यवस्था के कारण ही प्रसिद्ध होता है। अगर लोगों के साथ अन्याय हो, न्याय का विलोम क्या? अन्याय। अगर लोगों के साथ अन्याय हो, लोग दुखी हों, लोगों की सुनवाई न होती हो उनके मामलों की, उनके ऊपर अत्याचार होता हो, तो वो शासन अच्छा नहीं माना जाता। तो न्याय प्रशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गुप्तकालीन लेखों में न्याय व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु समकालीन स्मृतियों जैसे नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि से पता चलता है कि गुप्त युग में न्याय व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। इसी काल में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी से संबंधित कानूनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई। यद्यपि आप देखिए मौर्य काल में भी जो है धर्मस्थीय और कंटक शोधन अदालतों का नाम हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। धर्मस्थीय जो है दीवानी
न्यायालय को कहते थे, इसी तरह से कंटक शोधन जो है फौजदारी को कहते थे। लेकिन गुप्त काल में आप देखिए दीवानी और फौजदारी से संबंधित कानूनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई पहली बार। उत्तराधिकार संबंधी विशद कानूनों का निर्माण किया गया। सम्राट देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते थे, जैसे अभी हमने आपको महादंड नायक और दंड नायक ऊपर हमने आपको केंद्रीय शासन में बताया था। तो ये न्याय का काम करते थे। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी होते थे जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में न्याय के कार्य को देखते थे। व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणियों के अपने अलग अलग न्यायालय थे जो अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा करते थे। और ये एक अच्छी बात थी कि अगर मान लीजिए छोटे से दायरे में ही, सीमित दायरे में ही अपने जैसे गांव वाले गांव में निपटारा कर लें, व्यवसायी जो है वो अपने संघों में अपना निपटारा कर लें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणियों के अपने अलग अलग न्यायालय थे जो अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा करते थे। ग्रामों में ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थीं। अग्नि, जल, विष तथा तुला आदि के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। गुप्त अभिलेखों में न्यायाधीश को महादंड नायक, सर्वदंड नायक तथा दंड नायक कहकर संबोधित किया गया है। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, उसके विवरण से पता चलता है कि दंड विधान कोमल था, अर्थात बहुत अधिक कठोर नहीं था तथा मृत्युदंड विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता था। इसके अलावा मित्रों, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख से भी इसकी पुष्टि होती है। दंडो नवा यो नवृष पीड़ितः स्यात्। तो सामान्यतः आर्थिक दंड लगाया जाता था, जुर्माना जिसे हम कह सकते हैं। बार बार राजद्रोह करने पर थोड़ा कठोर दंड दिया जाता था, अर्थात दाहिना हाथ काट लिया जाता था। गुप्त सम्राटों ने प्राचीन भारतीय दंड विधान को उदार बनाने का यथेष्ट प्रयास किया था तथा दंड विधान में मानवीय सुधार के एक नए युग का सूत्रपात किया था। वित्तीय शासन की बात करें, देखिए अर्थ जो होता है वो एक तरह से राज्य की गाड़ी का पहिया होता है। तो बिना पहिए के जैसे गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना अर्थ के कोई राज्य नहीं चल सकता। जितना कोई भी देश, कोई भी राज्य आर्थिक रूप से जितना मजबूत होता है उतना ही उसके लिए अच्छा होता है, वो विकसित देशों की श्रेणी में होता है। आज भी आप देख सकते हैं जो विकसित देश हैं वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, प्रति व्यक्ति आय उनकी बहुत ज़्यादा होती है, जनता सुखी होती है, दीन दुखी, दरिद्र, गरीब इत्यादि कम होते हैं। गुप्त काल में राज्य की आय के जो साधन थे वो प्रचुर थे और विभिन्न प्रकार थे। गुप्त अभिलेखों से हमें पता चलता है कि करों की संख्या 18 थी। सबसे प्रमुख भूमि कर था, जिसे भाग कर अथवा उद्रंग कर कहा जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं और भी कई तरह के कर थे, जैसे चुंगी करों, वनों, चरागाहों, बेकार भूमि, खानों आदि पर राज्य का स्वामित्व होता था और उनसे राज्य को काफ़ी आय होती थी। व्यापारियों तथा शिल्पियों से भी कर वसूला जाता था, नशीली वस्तुओं पर भी कर लगता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि तरह तरह के कर लगाए जाते थे जिससे राज्य को काफ़ी आमदनी होती थी। गुप्त काल में हम ये देखते हैं कि सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे, तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि का युग रहा होगा गुप्त काल निश्चित रूप से, तभी इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और सोने के सिक्के हमें इस काल के बहुत सारी मात्रा में मिले हैं, तो इससे लगता है कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था और ये एक अच्छे वित्तीय प्रशासन के द्वारा ही संभव हो सकता था। भूमि भू राजस्व की बात करें हम तो भूमि 3 प्रकार की होती थी। परती, जो कि राज्य के अधिकार में होती थी, सामान्यतया वेतन के रूप में दी जाती थी, जो अभी हमने ऊपर बात की। भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा राज्य द्वारा अधिकृत कृषि भूमि होती थी और निजी स्वामित्व वाली भूमि होती थी। तो इस तरह से 3 कोटियाँ भूमि की थी। भू राजस्व कई प्रकार के करों से प्राप्त होता था तथा उपज पर उत्पादन के कई स्तरों पर कर लगाया जाता था। गुप्त प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रित था। हमने अभी ऊपर भी कहा कि मौर्य काल का जो केंद्रीकरण था वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। मित्रों,
ये केंद्रीकृत शासन प्रणाली के लिए ताकतवर राजाओं की एक श्रृंखला बहुत आवश्यक है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक जो शासक आते जाएं वो सभी बहुत मजबूत हों, बहुत ही, तभी एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था चल सकती है, क्योंकि प्रांत प्रतियों पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए मौर्यों ने नकद वेतन देते थे, वो भूमि अनुदान इत्यादि नहीं दिया करते थे, तो जिससे उनकी जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी वो काफ़ी सफल थी। हालांकि आगे चल के जब कमजोर शासक आए तो वहाँ भी प्रांत प्रतियों ने विद्रोह किया और धीरे धीरे सब एक एक राज्य स्वतंत्र होते गए। गुप्त शासन, जैसा कि हमने कहा, आप अपने इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि अत्यधिक विकेंद्रित था और मौर्य काल का केंद्रीकरण यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। मित्रों, अब सैन्य प्रशासन की बात करें। सेना बहुत आवश्यक अंग होती है किसी भी प्रशासन का, और सैन्य शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा वो ताकतवर वो राज्य होगा और उतना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा वो राज्य की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और तो सेना गुप्त काल में विशाल और सुसंगठित होती थी। हमने जो है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है उन्होंने विजय की, और बहुत सारे गुप्त राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इन सब से पता चलता है कि गुप्त शासक जो थे वो कितने ताकतवर थे, जो कि प्राचीन परंपराओं का पालन करते थे। जो जैसे चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे प्राचीन काल में, जिनकी चारों ओर तूती बोलती थी, तो लगभग उसी तरह की परंपरा का पालन वो भी करते थे। सेना विशाल और सुसंगठित होती थी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहा जाता था। इसके अलावा महाफीलपति जो कि हस्ती सेना का अध्यक्ष होता था, भटाश्वपति जो कि अश्वसेना का अध्यक्ष होता था। इसी तरह से रणभंडागारिक सेना के साथ सामान की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। सेना में आप जानते हैं कि बहुत सारा साज सामान, युद्ध की सामग्री जो होती थी वो बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, और उनकी देखभाल के लिए रणभंडागारिक नामक पद का सृजन किया गया था। तो ये सभी सेना के मुख्य पदाधिकारी थे। सम्राट स्वयं बहुत कुशल योद्धा होते थे, वीर बहादुर होते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं गुप्तकालीन जो हमें सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों में धनुर्धर शैली के सिक्के हैं, सिंह विक्रम शैली के सिक्के हैं, और भी मतलब बहादुरी दर्शाने वाले राजाओं के जो हैं उस तरह के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। और उस काल के जो ग्रंथ इत्यादि हैं उनमें भी राजाओं के बारे में जो भी वर्णन हमें मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि बहुत कुशल योद्धा होते थे और रण संचालन में पटु थे। मंत्रियों के लिए भी सैनिक दृष्टि से योग्य होना आवश्यक था। केवल वो राजा को परामर्श देने के लिए ही नहीं होते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में भी जाते थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता था वो हथियार थे परशु, शंकु, तोमर, शर, बिंदीपाल, नाराज। ये सब जो है ये प्रमुख शस्त्र थे जो कि उस समय प्रयुक्त किए जाते थे। तो मित्रों, उपर्युक्त बातों के अलावा गुप्त सम्राटों ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की तथा प्रजा के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। कृषि कार्य हेतु उन्होंने बांधों का निर्माण कराया, झीलों का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया। जनता की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। तो लोकानुरंजन को गुप्त शासक अपना प्रधान कर्तव्य समझते थे। इसके अलावा उन्होंने विद्या, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। तमाम आप जानते ही हैं कि बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार ये सब गुप्त शासकों के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने बहुत उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं की, तमाम वैज्ञानिक ग्रंथों की, विज्ञान के ग्रंथों की रचना की, ग्रहों नक्षत्रों के बारे में हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी। गणित, ज्योतिष, दर्शन, कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके ऊपर प्रचुर साहित्य हमें गुप्त काल में न मिलता हो। इसके अलावा उन्होंने सभी को, जो भी कलाकार, वैज्ञानिक थे, सबको राजकीय संरक्षण प्रदान किया
और शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। कला के क्षेत्र में आप देखते हैं अजंता की चित्रकला जो है वो, या बहुत सारे चित्र उसी काल में बनाए गए। तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। वास्तुकला में हम ये देखते हैं ढेर सारे मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उस काल के, गुप्त काल के। साथ ही साथ जो है मंदिरों के अवशेष के साथ साथ ढेर सारी गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। मथुरा इत्यादि जो है वो कला के बहुत बड़े केंद्र थे, और सारनाथ, मथुरा, इस तरह से बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो कला के बहुत बड़े बड़े केंद्र थे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इतने गुप्त प्रशासन के बारे में 30-35 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बता पाना संभव नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया। आप इन स्लाइड्स को देखिएगा, इसमें मैंने कुछ नोट्स भी आपको दिए हैं जो आपके काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें कमेंट बॉक्स में, आप क्या चाहते हैं। अगर कोई कमियां भी हैं तो उनको भी आप पॉइंट आउट करें, उनको सुधारा जाएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आपके लाभ के लिए ये चैनल बनाया गया, इतिहास के विद्यार्थियों की सहायता के लिए ये चैनल बनाया गया है। अतः इसे आप अपना चैनल मान करके इसकी कैसे इसको और अच्छा से अच्छा बनाया जाए, कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, इसमें आप अपना अमूल्य योगदान देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।